स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेपीएससी मेन एग्जाम के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सेशन है आंसर फॉर्मेटिंग का। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि कोई भी पीसीएस का जो मेन एग्जाम होता है उसमें आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक अच्छा आंसर लिखना हमेशा चैलेंज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आंसर फॉर्मेटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एक अच्छा उत्तर लिखने में, साथ ही आपके प्रिपरेशन में। इस सेशन में हम लोग जितना भी आपके जेपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है ना, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, साथ में उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसका हम लोग आंसर फॉर्मेट देखेंगे। यानी कि उस ट्रैक पे बात करेंगे जिस ट्रैक पे आपका आंसर जाना चाहिए। यानी कि एक संतुलित बैलेंस्ड आंसर में कौन कौन सा पक्ष विपक्ष पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। साथ ही उसका मिनिमम कंटेंट क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। और जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, उनके प्रिपरेशन में ये जो आंसर फॉर्मेटिंग का रोल है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ चुके हैं, आपको सब कुछ आता है ना, फिर भी अगर आपके पास एक अच्छा आंसर फॉर्मेट आप तैयार नहीं किए हैं, तब होता क्या है ना कि जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो कुछ चीज़ या तो छूट जाता है या फिर वो क्वेश्चन का आंसर में ना वो फ्लो नहीं बन पाता है जो फ्लो आप में आपके आंसर में होना चाहिए, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर में फ्लो बनाने के लिए, बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए और मैक्सिमम कंटेंट जो है बैलेंस्ड वे में डालने के लिए आपके पास एक अच्छा आंसर फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो उसी क्रम में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, है ना, और उसमें मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट जाना चाहिए, तो उसके लिए एक जो है ना मिनिमम प्रयास बोल सकते हैं आप, है ना, वही किया गया है। हालांकि सभी का आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होता है और सभी अपने ढंग से मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि पॉलिटी सेक्शन से होगा, है ना, राज्य व्यवस्था से होगा। और आप लोग जानते हैं कि राज्य व्यवस्था से जो सेशन है उसमें राष्ट्रपति से क्वेश्चन हमेशा से आते रहा है और पिछले बार राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अब देखिए कि आपका जो फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2005 में, ठीक है, पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताएं, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। अब देखिए कि 2005 में जो सेकंड जेपीएससी हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण के अधिकार पर चर्चा करें। ये आपका सेकंड जेपीएससी क्वेश्चन है ना। 2007 में आप देखिए, ये फर्स्ट जेपीएससी क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट जेपीएससी का। सेकंड जेपीएससी देखिए 2007 में क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रपति के व्यवस्थापकीय शक्तियों की विवेचना कीजिए, क्या वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कर सकता है। 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये, है ना, 2007 में सेकंड जेपीएससी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अब ट्रैक राष्ट्रपति हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और इस बार भी आने का आप उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर तो करना ही है। देखिए, अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत अच्छा, है ना। फिर उसमें भी आपका एक फ्लो बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा आंसर फॉर्मेट होना चाहिए। बट आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उल्टाइएगा पीसीएस का, तो आप देखिए क्वेश्चंस टू द पॉइंट नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चंस को अलग तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं पर जरूरत पड़ता है आंसर फॉर्मेटिंग का, वहीं पर जरूरत पड़ता है कंटेंट का। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए, एक फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, थर्ड जेपीएससी 2008। क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए। यह आपका थर्ड जेपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया है ना। साथ ही आप देखिए कि 2013 फोर्थ जेपीएससी में भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फोर्थ जेपीएससी में आया। तो डियर फ्रेंड्स,
अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और राष्ट्रपति से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के कार्य प्रणाली है ना, ये आपके सिलेबस में भी है, तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस बार भी आएगा क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है? विवेचना कीजिए। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आता है, इसका आंसर फॉर्मेटिंग क्या होगा, इसका क्या ट्रैक होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में क्या मिनिमम कंटेंट आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज इसी पे बात करेंगे, और आई थिंक सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अमेजिंग होगा, आपको अच्छा लगेगा। कैसा कंटेंट लगा, आंसर फॉर्मेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन है आपका, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है? विवेचना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग सभी को जानते हैं कि भूमिका हम लोग लिखते हैं, है ना। आपको भी एक भूमिका लिखना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। भूमिका में आप अनुच्छेद 52 तथा 53 पर चर्चा कर सकते हैं, साथ ही राष्ट्रपति की शक्तियों को एक दो लाइन में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, है ना। और आप कोई भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो है ना, डायरेक्ट जो है ना आर्टिकल से या फिर जो है डायरेक्ट शक्ति लिख करके नहीं किया जाता, ये आप लोग जानते हैं। तो कुछ मजेदार स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि समय समय पर राष्ट्रपति के शक्तियों का सरकार के पक्ष में तथा विपक्ष में प्रयोग होने के फलस्वरूप यह प्रसंग उत्पन्न होता है कि क्या राष्ट्रपति का कार्य कैबिनेट के निर्णयों पर मुहर लगाना भर है, या फिर संविधान ने उन्हें ऐसी भी कोई विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है जो इस पद को सर्वोच्च बनाती है। यानी कि आप कुछ शुरुआत इस टाइप से कर सकते हैं, है ना, जो कि एक बेटर होगा। सभी को एक अपना अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप अपने ढंग से जो है सो स्टार्ट कीजिए, है ना। और स्टार्ट करने के साथ साथ जो है सो आप उसके बारे में मतलब आप क्या लिखने जा रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पर करके जो है ना बहुत कुछ पता चल जाता है एग्जामिनर को आगे कंटेंट और उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन में पैराग्राफ चेंज करके आप लिखते हैं पक्ष में तर्क, है ना। पक्ष में आप तर्क दीजिए, पक्ष में क्या क्या तर्क दे सकते हैं, है ना। पॉजिटिव आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, इन जनरल नेगेटिव आंसर नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव आंसर पक्ष में तर्क आप दीजिए, है ना। फेवर में, तो फेवर में आप जो है ना क्या क्या लिख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 53(1) तथा अनुच्छेद 74(1) का उदाहरण के साथ विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर साथ ही आप जो है वर्ष 1979, है ना, ये आपका चौधरी चरण सिंह से लेकर के आप जो है ना वाजपेयी सरकार तक 1998 तक की घटना पर चर्चा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बीच में हुआ क्या था ना कि 6 बार जो है ना जो अल्पमत वाले सरकार थे, अल्पमत वाले नेता थे, है ना, अल्पमत वाले दल के नेता, उनको जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। एक तरह समझ लीजिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये हुआ था। अब गौर कीजिए कि श्री देवगौड़ा जी जो थे उनके पास मात्र 27 जो है सांसद था, है ना, मात्र 27 सांसद, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए, है ना। तो ये सब राष्ट्रपति का एक तरह समझ लीजिए प्रसाद पर्यंत ही हुआ। उसके बाद आप देखिए श्री चंद्रशेखर जी जो थे, है ना, प्रधानमंत्री, उनके साथ मात्र 61 सांसद था, है ना, फिर भी वो जो है सो प्रधानमंत्री बने। तो ये बहुत ही अमेजिंग और राष्ट्रपति का जो है ना पावर को यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। साथ में चूंकि आपका एग्जाम में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 500 से 600 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। वैसे तो 600 वर्ड बोलता है, बट 500 वर्ड आपके लिए एक आइडियल आंसर होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आंसर लिखने का मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन छूटने का ज़्यादा चांस बनता है ना। तो अब इसमें इसके अलावा आप अंतर्राज्यीय परिषद तथा वित्त आयोग का गठन, है ना, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका पर विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रपति का जो शक्ति है, विधायी शक्ति,
है ना। तो विधायी शक्ति को आप बता सकते हैं। साथ में आपको ना एग्जाम्पल के साथ आप कारगिल युद्ध को लिंक कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। कारगिल युद्ध के समय में किस टाइप से विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति श्री KR नारायण के द्वारा, तो उसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज को लिंक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप कोई भी चीज जो बोलते हैं ना उसका प्रमाण देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं तो फिर वो जो है ना वैलिड नहीं माना जाता है। उसी तरह से आप राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति का यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, उसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। समझ गए ना। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में यहाँ बता सकते हैं। और क्षमादान शक्ति को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, उदाहरण दीजिए, क्योंकि उदाहरण के बिना सपोर्ट जरूरी है। कोई भी चीज ना आर्टिकल 72 को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में ना आप एग्जाम्पल रखिए, एग्जाम्पल के साथ इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, है ना। आप राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति पर चर्चा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति पर। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति पर आप चर्चा किए, साथ में एग्जाम्पल दीजिए। आप एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। आप जब पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि यूपी बिहार का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यूपी में 1997 में, समझ गए ना, इंद्र कुमार गुजराल का जब सरकार था तो उस समय यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है ना सिफारिश किया गया था डॉक्टर KR नारायण, राष्ट्रपति KR नारायण को, है ना। और राष्ट्रपति KR नारायण जो है ना इसको जो है क्या किए थे, पुनर्विचार के लिए भेज दिए थे। समझ गए ना। तो ये बहुत बड़ा बात है, आप इसको लिंक कीजिए। उसी तरह से बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बोला गया था, है ना, लेकिन वहां पर भी सेम चीज हुआ था। तो वहां पर ना जो घटना है ना उसको आप यहाँ पर लिंक कीजिए। जैसे आपातकालीन शक्ति बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो घटना है ना, राष्ट्रपति का पावर है, उसको आप वहां पर रिप्रेजेंट कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तब वो जो है ना एक ठोस आंसर और संतुलित आंसर का प्रारूप जो है सो लेगा। उसी तरह से आप यहाँ पर राष्ट्रपति के वीटो शक्ति पर चर्चा कर सकते हैं। ये एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीटो शक्ति पर चर्चा कर सकते हैं। अब वीटो शक्ति को सिर्फ आप बता दीजिए तो काम नहीं चलेगा। आपको जो है ना वीटो शक्ति के साथ साथ आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आप 2 3 4 एग्जाम्पल लीजिए, है ना। ज्यादा बेटर होगा अगर आप उसको करंट से लिंक कर पाए। करंट से लिंक करना हमेशा अच्छा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार मैगजीन वगैरह सब पढ़ते ही हैं। बहुत सारा ऐसा घटना है जो करंट से डायरेक्ट लिंक होता है, पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लिंक होता है, तो उसको आपको लिंक करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे वीटो शक्ति में आप जो है ना लिंक कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, किस तरह से वो पेप्सू को, है ना, पेप्सू विनियोग विधेयक को, है ना, पर अत्यंतिक वीटो जो है सो प्रयोग किए थे, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किए थे। क्या आप पेप्सू के बारे में जानते हैं? क्या आप पेप्सू का फुल फॉर्म जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं जानते तो इसको सर्च आउट कीजिए, क्योंकि जब आप वीटो शक्ति लिखते हैं ना तो वहां पे इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, कि पेप्सू जो है इस पर जो है वीटो शक्ति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रयोग किया गया था, है ना। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक, है ना, इस पर जो है सो 1986 में राजीव गांधी की जब सरकार था तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने इन पर क्या किए थे, तो वीटो का प्रयोग किए थे। तो आप इस पर भी एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप खाली वीटो शक्ति को लिख दीजिएगा तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लिंक करके उसको उसके तथ्य का प्रमाण देना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है ना बेटर होता है हमेशा, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ढेर सारा हम पक्ष में बताएं ट्रैक, है ना, पक्ष में आप इस ट्रैक पे आंसर लिख सकते हैं। पक्ष में लिखने के साथ साथ ना आपको विपक्ष में भी क्वेश्चन को ले जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूछ रहा है आपको क्या क्वेश्चन है, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए। तो आप पक्ष में बोले, उसके बाद आप विपक्ष में बोलिए कि भाई क्या क्या जो है सब खामियां हैं, विपक्ष में क्या क्या तर्क है। विपक्ष में जो है ना आप धन विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। धन विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में जो है तो राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं धन विधेयक के बारे में। उसके बाद ना आप जो है सो संविधान संशोधन के बारे में आप लिख सकते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में भी राष्ट्रपति का शक्ति निरस्त हो जाता है। समझ गए ना, आप इस पे लिख सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में देखिए वीटो शक्ति का ये प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको आप एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम्पल से लिंक नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो है ना मतलब वो मार्क्स नहीं मिलेगा जो मार्क्स मिलना चाहिए, है ना। तो
अब इसको एग्जाम्पल से लिंक कीजिए। देखिए आप एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं कि अब इंदिरा गांधी जी का सरकार था, है ना, तो उस समय 42वां संशोधन हुआ था 1976, है ना। उस संशोधन में क्या किया गया था? उस संशोधन में यह प्रावधान लाया गया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ना, राष्ट्रपति की शक्ति को न्यून भी किया जा सकता है और राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पर ना इस चीज को लिख सकते हैं, है ना, इस चीज को लिख सकते हैं। 42वां संशोधन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राष्ट्रपति 42 संशोधन का में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य होगा। हालांकि इसको जो है ना, जनता सरकार जो आई थी 1978 में, है ना, 44वां संशोधन के अंतर्गत इसको जो है सो निरस्त कर दिया गया था, है ना। बट ये चीज तो हुआ था, तो अब इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। साथ ही आप जो है ना, वाजपेयी सरकार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, है ना, तो आप वहां पे चर्चा कर सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को, है ना। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को जो है ना, माननीय जो एपीजे अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति, तो वो क्या किए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज दिए थे। लेकिन हुआ क्या, सरकार वापस जो है सो भेज दिया राष्ट्रपति के पास और उनको जो है ना उस पर साइन करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के मजबूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज को भी वहां पर ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विपक्ष में, ठीक है। तो ये एक जो है ना, आप देख लिए पक्ष में आप ये सब लिख सकते हैं, विपक्ष में इन सब तथ्यों पर बात कर सकते हैं। साथ ही आपको लास्ट में एक निष्कर्ष देना पड़ेगा और निष्कर्ष जो है, संतुलित निष्कर्ष जो है ना, हमेशा खास करके इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, वो हमेशा पक्ष में ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप चूंकि विपक्ष में बोल ही चुके हैं, है ना, और तो आपका निष्कर्ष जो है ना यहाँ पर पक्ष में आना चाहिए। खास करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आना चाहिए, पक्ष में आना चाहिए। तो एक आप अच्छा सा निष्कर्ष कंक्लूजन जो है फेवर में दीजिए। और याद रखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो पक्ष में फेवर में ज्यादा कंटेंट डालिए, विपक्ष में अब कंपेरेटिवली कम कंटेंट होना चाहिए और आपका जो आंसर है वो भी फेवर में जाना चाहिए। तो ये एक बैलेंस्ड आंसर का फॉर्मेट आपको बताएं और आई होप कि आप इस ट्रैक पे लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का ही लगातार आपके लिए हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। जेपीएससी मेंस एग्जाम जब तक होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उन सभी का आंसर फॉर्मेटिंग पे लगातार वर्क होगा। आप लोग हमसे जुड़िए और साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए क्वेश्चंस का आंसर फॉर्मेट के साथ। थैंक यू।